संकट के इस दौर में, चुनौती के इस दौर में सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभा ही रहा है, लेकिन विपक्ष उस भूमिका को कैसे देख रहा है, विपक्ष के क्या सुझाव हैं या विपक्ष की क्या समालोचना है, इस चुनौतीपूर्ण वक्त में विपक्ष क्या कुछ कर रहा है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश में वरिष्ठतम नेताओं में शुमार राम गोविंद चौधरी जी। राम गोविंद चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ई प्राइम कॉन्क्लेव में। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं चौधरी साहब कि इस संकट को आप कैसे देख रहे हैं। 40, 44, 45 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, चुनौती कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। चौधरी साहब, तो हमें यह बताइए कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार होने के नाते इस संकट पर आपका और समाजवादी पार्टी का क्या नजरिया है, प्लीज बताएं। समाजवादी पार्टी का नजरिया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता लोग बताएंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ नेता विरोधी दल होने के नाते। ये महामारी बहुत ही खतरनाक है, पूरे दुनिया में है, हिंदुस्तान में भी है, उत्तर प्रदेश में, और इसमें सबको मिलजुल करके इस कोरोना वायरस को भगाने में काम करना चाहिए। काम सब लोग कर भी रहे। सभी विपक्षी पार्टियों ने सबसे पहले ही शुरू किया कि लॉकडाउन का नियमों को पालन करें। हम लोगों ने लिखित दिया, प्रेस में दिया कि लॉकडाउन नियमों का पालन करें और सरकारों के निर्देशों का भी पालन करें, और जितना भी हो सकता है विपक्ष सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ये जनाने में लगी है कि बिना किसी सहयोग के, बिना किसी पार्टी के सहयोग से मैं अकेला इस महामारी से लड़ रहा हूँ। ये सोच ठीक नहीं है, मिलजुल के लड़ना चाहिए। विपक्ष सत्ता पक्ष का एक अंग होता है जी, और अगर विपक्ष कोई सुझाव देता है तो सुझाव को न मान करके उस पर अपनी आलोचना मानने लगते हैं और तीखा तेवर अपनाने लगते हैं। तो विपक्ष क्या करे? विपक्ष जितना हो सकता है इस महामारी में, ऐसे गरीबों के लिए खाना बांटना, राशन बांटना, दूध बांटना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश में पूरे प्रदेश में हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं ने, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी उनको भोजन की व्यवस्था, चावल, आटा, दाल, तेल, नमक की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, बिस्कुट की व्यवस्था हमारे लोग प्रदेश में कर रहे थे। लेकिन पता न क्या हुआ, सरकार को अधिकारी केस कर रहे थे। तो मैंने ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, जो समझ में हो। हमने एक सुझाव दिया, जो आप लोग जो दिखाते हैं, जो सोशल मीडिया पर देखा जाता है, व्हाट्सएप पर देखा जाता है, जो वरिष्ठ पत्रकार ट्वीट करते हैं, उसको देख करके जो हम लोग सुझाव देते हैं उसको सरकार अपनी आलोचना मानती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने, योगी सरकार के तमाम प्रतिनिधियों ने बार बार ये कहा है कि कोई सकारात्मक सुझाव हो, कोई रचनात्मक सहयोग हो तो वो बताया जाए, किया जाए, हमेशा उसका स्वागत है। तो सत्ता का सुर एक है और नेता विपक्ष के नाते आपकी बात कुछ और है। तब हमें यह पूछना पड़ेगा कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है, क्या कि यह सरकार किसी का सहयोग नहीं लेना चाहती है? क्या नेता प्रतिपक्ष के नाते आपने विधानसभा अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से या और किसी दूसरे जिम्मेवार व्यक्ति से यह कहा है, यह अनुरोध किया है कि साहब हमारी पार्टी या हमारी पार्टी के विधायक ये सहयोग करना चाहते हैं और सरकार ने डिनाई कर दिया हो? प्लीज बताइए, स्पेसिफिकली बताइए। सरकार ने जो सहयोग मांगा हमारे विधायक और एमएलसीओं ने दिया, अपने निधि से दिया। सरकार ने कहा निधि से देने के लिए निधि से दिया जी। मैंने 20 लाख रुपया अपने क्षेत्र के लिए दिया, 1 लाख रुपया पत्रकारों के साबुन, सैनिटाइजर और मास्क के लिए दिया, 1 लाख रुपया सफाई कर्मी के लिए दिया, और नए सत्र में हमने 1 करोड़ रुपया हॉस्पिटल के दिया। तब तक वो सरकार जो है उसको स्थगित कर दिया निधि को। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री
माननीय सोनिया गांधी से बात किए, माननीय मुलायम सिंह यादव से बात की है, अखिलेश यादव जी से बात की है, देश के विभिन्न विरोधी पार्टी के नेताओं से बात की, चाहे जो बात की है, उस समय नहीं जा रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार तो किसी से कोई बातें नहीं की। सुझाव जो हम लोग देते अपने मन से, कोई मांगा नहीं, अपने मन से जब नहीं रह जाता है राजनीति में काम करने के नाते, जब गरीब बेबस लाचार लोगों की यहाँ देखी नहीं जाती है, तो हम लोग बात कर नहीं करते। हमने चिट्ठी 3-3 4-4 माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, देश के गृह मंत्री जी को 2 चिट्ठी लिखा, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, किसी चिट्ठी का उत्तर नहीं आया। जब अंतिम चिट्ठी मैंने सही जान करके लिखा तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी तिलमिला गए, 7 पन्ने का उन्होंने पत्र लिखा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लॉकडाउन के दूसरे ही दिन उन्होंने अपने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि अगल बगल कोई भूखा सोने ना पावे, ये दिखाना आपकी जिम्मेदारी। और आप जो है लोगों को खाने में कोई दिक्कत न हो, राशन की कोई दिक्कत नहीं हो, आप जितनी आपकी हैसियत हो कार्यकर्ता, आप अपने से उसको देखेंगे। ठीक है, हमारे नेता कार्यकर्ता कर रहे थे। आपको याद होगा, अपने लोगों से पूछिएगा और किसी अपने चैनल के पत्रकारों से पूछिएगा कि दर्जनों लोगों का मुकदमा हो गया कि आप बांट रहे हैं तो लॉकडाउन के नियमों का पालन टूट रहा है। हम लॉकडाउन के नियम नहीं तोड़ रहे हैं, हम गरीब को इंगित करा करके उसके घर राशन पहुंचाने का हमारे कार्यकर्ता नेता काम कर रहे हैं। हम कहीं इकट्ठा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि सरकार चाहती है कि हम अकेले युद्ध को फतह करें और लोगों को ये लगे कि समाजवादी पार्टी की तरह ने बिना किसी के सहयोग से इस महामारी में अकेले सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो राम गोविंद जी, ई प्राइम कॉन्क्लेव में आपने सत्ता पक्ष पर एक बड़ा आरोप लगाया है और आपका आरोप यह है कि ये सरकार आरोप नहीं लगाया, फिर आरोप नहीं लगाया, फिर क्या है? आप कह रहे हैं फिर से सुझाव दिया। नहीं, आप तो खुलकर ये कह रहे हैं कि ये सरकार किसी का सहयोग नहीं ले रही है, ये आरोप भी तो हुआ। राम गोविंद जी, आरोप नहीं, आरोप अब जैसा माने हम नहीं, तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं राम गोविंद जी, के लिए कह रहा नहीं राम गोविंद जी, मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। ई प्राइम कॉन्क्लेव में लगातार सत्ता और विपक्ष के जिम्मेवार लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग जिन्हें सिस्टम चलाना है या जो सिस्टम चला रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर आप नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये बात रखते हैं तो फिर हम आगे जो लोग आएंगे उनसे इस प्रश्न का उत्तर लेंगे कि आप बार बार कहते हैं कि विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाए, विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि हम सहयोग देना चाहते हैं लेकिन सरकार सहयोग ले नहीं रही है। इसलिए मैंने ये बात कही कि आप ये आरोप लगा रहे हैं। हम इसका आगे उत्तर लेंगे, जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं सुबह से, हम उनसे ही उत्तर जाने। हमारी एक बात हमारी, अच्छा बोले आप बोलिए। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात आप लोगों से छिपी नहीं रहती है। क्या आपने कभी आपका चैनल कोई चैनल कोई अखबार ने इस बात को दर्शाया कि सरकार ने विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक की या फोन से ही बात करके सहयोग मांगा? तभी आप लोगों ने चलाया, तभी आपके सामने ये बात आई, किसी चैनल के सामने ये बात आई, किसी पत्रकार किसी अखबार ने लिखा। छोटी छोटी बीच लिखा जाता है, कैबिनेट की बैठक हुई, 11-11 की बैठक हुई, ये हुआ। कभी ये आपने दिखाया जनता को? राम गोविंद जी, देखिए आपका पॉइंट वैलिड है, इसीलिए मैंने इतनी बात कही और आपको ये भरोसा दिलाया। और ये हमारी जिम्मेवारी भी है कि जब सत्ता पक्ष के और लोग जुड़ेंगे आपके बाद, हम उनसे इस बात का उत्तर लेंगे। और वो भी क्यों लेंगे? क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग, सरकार के लोग ये कहते हैं कि आप हमें समर्थन दीजिए, आप रचनात्मक सहयोग करिए विपक्ष के नाते, और आपका ऐसा आरोप है जो मैंने पहले बताया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम जरा इस सब के अलावा भी प्रदेश की स्थितियों को समझ लेते हैं। एक बात सुनिए, एक दिन मुख्यमंत्री जी का फोन आया हमारे लिए, नहीं वो बात आ काम के लिए नहीं राम गोविंद जी, देखिए वो बात आ गई, मैंने आपको श्योर किया कि हम इस बात को आगे जरूर पूछेंगे। अब हम कुछ और हालात पर सर बात करना चाहते हैं। खाद्य मंत्री का उन्होंने ठीक, अब देखिए वो बात आ गई सर, आपकी वो बात राम गोविंद जी आपकी वो बात रजिस्टर हुई है। मैंने कहा है कि मैं सत्ता पक्ष के जो भी लोग जुड़ेंगे ई प्राइम कॉन्क्लेव में,
प्राइम न्यूज उनसे ये आपका सवाल रखेगा, पूछेगा। अब थोड़ा और हालात पर चर्चा कर लें, क्योंकि आप खुद ही मान रहे हैं कि एक बहुत ही विशेष परिस्थिति है, एक चुनौतीपूर्ण वक्त है, और ये चुनौतीपूर्ण वक्त ऐसा लग रहा है कि लंबा चलने वाला है। तमाम लोग, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, एक लंबे वक्त तक चलने वाली लड़ाई है। हमें ये बताइए सर, हमें ये बताइए कि जो इंतजाम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो भी सरकार कर रही है, सरकार के तमाम दावे हैं, जैसे हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री तकरीबन रोज टीम 11 के साथ बैठक करते हैं। हम ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री एक एक चीज की निगरानी व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं, चाहे वो मजदूरों का मामला हो, प्रवासी मजदूरों की वापसी का मामला हो, चाहे वो प्रदेश के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड और बेड्स बढ़ाने का मामला हो, है ना, चाहे वो दूसरे विषय हो, श्रमिकों का विषय हो। खासकर हम ये जानना चाहते हैं कि जिन जिन एरियाज पर फोकस की, कम्युनिटी किचन का मामला हो, जिन जिन एरियाज पर सरकार फोकस कर रही है, वो कैसा है आपकी निगाह में, और कौन कौन से बड़े क्षेत्र छूटे हुए हैं अभी भी इतनी कोशिशों के बाद भी, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी गुजारिश आपसे यह है राम गोविंद जी कि देखिए, अगर केवल सामान्य दिनों की तरह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होंगे तो बात वही सत्ता और विपक्ष में झूल जाएगी। अगर आलोचना की जगह हम समालोचना पर थोड़ा सा गौर रखेंगे तो बात सुनी भी जाएगी, सही आलोचना भी अच्छी लगेगी और सही सुझाव पहुंचेंगे भी वहां तक। तो कृपया करके एक समालोचना की दृष्टि रखिएगा, जिससे कि इस ई प्राइम कॉन्क्लेव की बात, आपकी बात सरकार तक पहुंचे, और जो नहीं हो पा रहा है उस पर थोड़ा ध्यान जाए सरकार का। प्लीज बोलिए। आपने जो सवाल किया, हम लोग आलोचना के लिए बात नहीं करते। मैं तो पहले ही कह दिया था कि चैनलों में, अखबारों में रोज हम लोग पढ़ते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक की, 11/11 की बैठक की, उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया, उन्होंने जिलों में प्रवासी मजदूरों के लिए नंबर 1 दे दिया कि इस पर रजिस्ट्रेशन कराइए। तो काम जो अपना करना चाहिए तो कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जरूर देखना चाहिए कि हम जितना चिंतित है उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे सरकार ही लोगों ने हमसे कहा कि जरा एक जो नोडल अधिकारी है उनको फोन मिलाइए। मैंने उन लोगों के सामने फोन मिलाया 11 लोगों का, 10 लोगों का नाच निकेबुल गया, एक आदमी की घंटी गई उठी नहीं। जिले में मैंने फोन किया उस नंबर पर, उन पत्रकार लोगों के सामने कोई रिस्पांस नहीं मिला, उठाई। तो मुख्यमंत्री जी को इन सब बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। जहां तक मजदूरों का सवाल है जी, केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी ने कहा था कि हम मजदूरों को निःशुल्क उनको घर तक पहुंचाएंगे। जो भी, मैं तो बहुत देर हो गया, भूखे नंग लोग तेजी में विकट समस्या देकर के लोग पैदल चल पड़े, और जब पैदल चल पड़े तब सरकारों ने उनको ले आने की व्यवस्था मानी ट्रेन से। कहा कि फ्री में हम ले आएंगे, और आप ही लोग दिखला रहे हैं। हम लोग तो घर में, मैं तो नियम का पालने वाला आदमी हूँ। जब से प्रधानमंत्री ने कहा है कि दरवाजे के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए, मान्यवर, मैं आज तक घर से बाहर नहीं गया, आज तक नहीं गया। जो भी मैं देखता हूँ, आप लोग जो दिखलाते हैं वो देखता हूँ, जो अखबार लिखते हैं वो देखता हूँ, जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप आता है वो देखता हूँ, जो जिले से लोगों के फोन आते हैं वो देखता हूँ, जो देश के विभिन्न प्रदेशों में मजदूर आ भर के हमको फोन करते हैं, हमारे जिले के, पूर्वांचल के प्रदेश के, वो देखता हूँ। हम तो जो भी बात कहेंगे आप लोगों के माध्यम से भी बात कह रहा। भगवान का शुक्र है जी, अभी उत्तर प्रदेश और प्रदेशों के मामले में हमारे यहाँ मरीजों की संख्या कम है। जो कम है अभी सरकार जाने। मैंने इसका सुझाव दिया था राम गोविंद जी, अब देखिए, आप खुद मान, राम गोविंद जी, दायरा बढ़ाया। राम गोविंद जी, हमें 1-2 सवाल करने का मौका दीजिए। जब आप खुद मान रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भगवान का शुक्र है, क्या ये जो मरीजों की संख्या कम है कोरोना पॉजिटिव्स के मामले में, उत्तर प्रदेश
उतना आगे नहीं है जितना देश के बाकी प्रदेश हैं, इसका कोई क्रेडिट आप प्रदेश की योगी सरकार को देंगे या नहीं देंगे? इसका कोई श्रेय आप देंगे या नहीं देंगे? केवल इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो रिकवरी रेट है, जो सरकार का दावा है, तकरीबन रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अपडेशन रखा जाता है, वो 40% से ज्यादा है। मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश बाकी प्रदेशों से बहुत नीचे है, कम है। तो इन सारी चीजों का श्रेय, इसका क्रेडिट आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को देंगे या नहीं देंगे, ये बताइए, फिर मैं आगे का प्रश्न करूं। नहीं, सरकार जनता को आप देंगे कि नहीं देंगे? जो सरकार के लॉकडाउन नियमों का पालन का अपने घर में पड़ी हुई, क्यों कम हुआ? कोई सरकार डॉक्टर है क्या? कोई सरकार जड़ी बूटी बांट रही है क्या? वो ये लोग जो है उत्तर प्रदेश के इतने अनुशासित है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन किया, लोगों से अपील की कि भाई आप घर के अंदर रहे, घर के बाहर न जाए। राम गोविंद जी, हमें ऐसा लग रहा है, राम गोविंद जी पार्टी के लोगों ने, राम गोविंद जी हमें ऐसा लग रहा है, राम गोविंद जी देखिए, आप तो बहुत ही सीनियर लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। मैंने आपको इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि आप प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार है। राम गोविंद जी, हमारा प्रश्न सर, हमारा प्रश्न, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप आलोचना आरोप मुक्त कंठ से कर रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन जहां थोड़ी सी भी तारीफ की बात आ रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, आप कंजूसी बरत रहे हैं। ऐसा क्यों है? उत्तर प्रदेश की, देश की जनता तो है ही जिसने इस लॉकडाउन को कामयाब बनाया है, सफल बनाया है। देश तो अनुशासन में रह ही रहा है छिटपुट घटनाओं को छोड़कर, लेकिन क्या जो सरकारें व्यवस्था कर रही हैं उसकी थोड़ी सी भी तारीफ होनी चाहिए, क्रेडिट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, उसका उत्तर दें, फिर हम आगे बढ़े। सर, आपसे पूछ रहा हूं कि मैं तो कह ही रहा हूं कि सरकार को जो करना है मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जमीनी हकीकत भी अपने कार्यकर्ताओं से, विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानना चाहिए। उनकी जो व्यवस्था, उसको मैं कहाँ कह रहा हूँ, उनकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन दुर्व्यवस्था तो भाई मैं 20 बार कह रहा हूँ जी, आप कई लोगों की दिखाई, उनकी दुर्व्यवस्था भी आप दिखाते हो। सर, आपका वो पॉइंट वैलिड है, वो एकदम वैलिड पॉइंट है, हमने माना ना राम गोविंद जी, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, हमने माना और आपको ये भरोसा दिलाया कि वो जो आपने बात कही है उसका उत्तर लेने की हम कोशिश करेंगे। सर देखिए, बिल्कुल सही है, वो आपका वैलिड पॉइंट है, हमने पहले ही कह दिया। हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जैसा वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ा है, हम चाहते हैं कुछ और पक्षों पर बातचीत हो जाए जिस पर आपका नजरिया, आपकी पार्टी का नजरिया आना जरूरी है। 2-3 प्रश्न हम करना चाहते हैं सर। हमारी बात पहले सुन लीजिए जी। आपने जो कहा व्यवस्था की बात और प्रसन्नता की बात, तो मैंने तो कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से शुभचिंतक हूँ, नेता विरोधी दल होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि सही बातों को उनको अवगत कराओ, मेरा एक कर्तव्य। तो मैंने उसे इंडोर्स किया, राम तो गोविंद जी, मैंने उसे इंडोर्स किया सर, मैंने उसे इंडोर्स किया, और जो बात आप कह रहे हैं, उसका पॉइंट वैलिड है। जो रह गया है उस पर जवाबदेही है सरकार की, और सरकार के सत्ता पक्ष के लोगों को जवाब देना होगा। हम 2-3 और प्रश्न रखना चाहते हैं सर, चूंकि और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं राम गोविंद जी कि पिछले 2 महीनों में कई सारे डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुए इस चुनौतीपूर्ण वक्त में। राम गोविंद जी, एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में कई जगह आपने देखा, वो मुरादाबाद की घटना रही हो, कानपुर की घटना रही हो, रामपुर में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई जहां हमारे कोरोना योद्धाओं पर हमले हुए, पुलिसकर्मियों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर। सत्ता पक्ष का आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इन घटनाओं की मजम्मत करते हुए कोई बयान नहीं आया। ऐसा क्यों है? एक तो इसका उत्तर दीजिएगा सर। एक सवाल और कर दें, इसी में एक सवाल और कर दें, आप विस्तार से रख लीजिएगा, एक सवाल और जोड़ दें। दूसरा, अभी पिछले ही बुधवार को सरकार 2 अध्यादेश लेकर आई है राम गोविंद जी। एक अध्यादेश इन्हीं कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए है जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है, और एक अध्यादेश जो है वो श्रम कानून को लेकर है जिस पर आपने कुछ प्रतिक्रियाएं पिछले दिनों रखी हैं। इन दोनों विषयों पर भी बोलिएगा कि समाजवादी पार्टी श्रम कानून को लेकर जो अध्यादेश लाया गया है उसकी आलोचना क्यों कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष ये कहता है कि साहब ये हम मजदूरों के हितों के लिए ही लेकर आए हैं,
इसमें मजदूरों के हितों का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मजदूरों के हितों की बढ़ोतरी ही हम कर रहे हैं? ये 2-3 प्रश्न हैं, इनके उत्तर रखिएगा सर प्लीज। जहां तक तो ये डॉक्टर पुलिस पर हमले की बात है, इसकी निंदा मैं करता हूँ, निंदा पहले भी कर चुका हूँ, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। 1-2 चैनल आए हमसे पूछे, उनके भी माध्यम से हमारे अध्यक्ष भी इसकी निंदा कर चुके हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। अब फिर भी मैं निंदा करता हूँ कि जो लोगों को जान बचाने में सहयोग कर रहे हैं, जनता को उनका सहयोग करना चाहिए। एक बात आपने, मैं पीछे वाली दोहरा दूं, जरा सुन लीजिए, घबराइएगा मत। बोलिए। आपने कहा कि उपलब्धियां आप नहीं बता रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो आप दिखला रहे हैं, जो अखबार लिख रहे हैं, जो लोग हमसे बता रहे हैं, आप ही उपलब्धि भी दिखला रहे हैं, आप ही कमी भी दिखला रहे हैं। वही काम मैं भी कर रहा हूँ। मैं उपलब्धि भी बता रहा हूँ, जहाँ कमी है उस कमी को भी बतला रहा हूँ। इसको आप आलोचना मत मानिए। अब दूसरी बात पर आ जाइए। प्रदेश, मध्य प्रदेश और एक जगह और कहीं गुजरात या कहा हुआ है, इसको केंद्र सरकार क्यों नहीं लेके आई? और इसमें पूंजीपतियों की सीधे प्रोटेक्शन की बात है। और श्रमिक, मध्यम वर्ग के कर्मचारी, प्राइवेट संस्थाओं में काम करने वाला कोई भी आदमी होगा, इसमें वो प्रभावित होगा। सरकार का दखल कम हो जाएगा, इसमें लेबर इंस्पेक्टर का कोई मुसलमान नहीं रह जाएगा, ट्रेड यूनियन का कोई मान ही न रह जाएगा। अभी आप देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्योगपतियों की बैठक की थी, उसमें स्पष्ट उनसे मांग की गई थी कि कम से कम 15,000 रुपया देने की जो बाध्यता है कानून में, उसको समाप्त कर दिया जाए। इसका मतलब कि कर्मचारी, श्रमिक, उन कारखानों वालों के, उद्योगपतियों के, संस्थानों के, बड़े दुकानदारों के बंधक मजदूर हो जाएंगे, बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। 10 चाहे तब रखो, 10 चाहे तब निकल दो, जितना चाहो उतना पैसा दो, जितना चाहो न दो। 8 घंटे के बदले 12 घंटा काम की बात हो रही है। तो क्या 8 घंटा के बाद जो 12 घंटा काम होगा, उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा कि नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसमें श्रमिकों का शोषण है, इसमें मध्यम वर्ग के कर्मचारियों का शोषण है, इसमें उद्योगपतियों को लाभ की दृष्टि से हम देख रहे हैं। आपको याद होगा जी, और भारतीय जनता पार्टी की नीति भी पूंजीपतियों की ही रक्षा की है। अभी 68,000 करोड़ रुपया दाता खाता में डाल दिया गया पूंजीपतियों का। क्या किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हुआ? आपके हमारे घर के लड़के जो बेरोजगार है, कोई 4 पहिया गाड़ी खरीद रहा है, कोई रिक्शा खरीद रहा है, कोई छोटा दुकान चलाने के लिए लोन ले रहा है, उसका कर्जा तो नहीं माफ हुआ। तो ये सरकार स्पष्ट है। आप हम समाजवादी पार्टी कुल मिलाकर ये मान रही है कि श्रम कानूनों का जो ये बदलाव है, ये पूंजीपतियों के पक्ष में है और ये श्रमिकों के अधिकारों के खिलाफ है। राम गोविंद जी, कुछ और सवाल मौजूदा परिस्थिति पर और भविष्य की दृष्टि से हम कर लेना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सुबह से ही ई प्राइम कॉन्क्लेव में सत्ता और विपक्ष के तमाम बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जो मौजूदा परिस्थिति है और भविष्य में जो चुनौतियां आने वाली हैं, बनने वाली हैं, हम उन पर आप जैसे तमाम विशेषज्ञों की, राजनीतिज्ञों की एक दृष्टि लेना चाहते हैं, जिससे कि प्राइम न्यूज़ के दर्शक, उत्तर प्रदेश और देश की जनता उस नज़रिए से वाकिफ हो सके, उसको समझ सके। हम 2-3 प्रश्न करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि थोड़ा संक्षेप में आप उनके बहुत कॉन्क्रीट उत्तर रखें। एक तो प्रश्न हम करना चाहते हैं कि देखिए, तमाम एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि आने वाला वक्त और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जून जुलाई के महीने में ये जो कोरोना वायरस है, ये अपने पीक पर होगा, ये सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। इसे आप कितनी गंभीरता से देख रहे हैं और क्या सुझाव रखना चाहते हैं कि और क्या बेहतर करने की आवश्यकता है? दूसरा एक सवाल हम करना चाहते हैं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी निहायत जरूरी है और कुछ कदम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उठाए गए हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे उत्पादन की इकाइयों को खोला गया है एहतियात के साथ, जैसे अब दफ्तरों को खोला गया है और खोला जा रहा है एहतियात के साथ, कंडीशनल, जैसे शराब की दुकानों को खोला गया तकरीबन पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी
पेट्रोल डीजल पर और शराब पर टैक्स लगाया गया, टैक्स बढ़ाया गया। इन सारी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो भी कदम उठाए जा रहे हैं ये बेहद जरूरी है? कोई भी सरकार होती तो इन कदमों को जरूर उठाती। इन दोनों प्रश्नों पर सर उत्तर रखिए, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा सर, प्लीज बोलिए। नहीं, जून और जुलाई के महीना और संकट में होगा, ये तो ऑल इंडिया के डायरेक्टर, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने इसकी आशंका व्यक्त किया। तो अगर कठिनपूर्ण जून और जुलाई होगा तो सरकार जैसा चाहेगी विपक्ष उनका सहयोग करेगा, इसमें कई दो राय नहीं। तीसरी बात जो आपने पूछी, आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी जी, तो क्या आर्थिक गतिविधियां शुरू गरीब श्रमिकों, मध्यम वर्ग के कर्मचारियों, पत्रकारों, छोटे छोटे संस्थानों में जिसमें 5 से अधिक लोग काम करने वाले लोग हैं, उन संस्थानों में इनका बलि का बकरा बना करके आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती। जैसे 68,000 करोड़ रुपया माता खाता में डाल दिया गया, क्या उद्योग चलाने के लिए सरकार उनको पैकेज नहीं दे सकती थी? सरकार अपने तौर से पैकेज दे करके उनको जो श्रमिकों के अधिकारों में कटौती उनको लाभ पहुंचाना चाहती है, वो तो उनको केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार मिल करके उनको अपने तरफ से आर्थिक पैकेज दे करके और श्रमिकों के, मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के हकों की रक्षा कर सकती थी। राम गोविंद जी बिल्कुल ठीक। बहुत आखिर में, बहुत ही आखिर में और बहुत संक्षेप में हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन भविष्य की चुनौती को लेकर या मौजूदा परिस्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश और देश की जनता को, तो वो आप दे सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि समाजवादी पार्टी खुद अपने फंड या अपने कार्यकर्ताओं के जरिए इस चुनौती से निपटने के लिए क्या योगदान उत्तर प्रदेश में या देश के बाकी हिस्सों में कर रही है। मैं प्रदेश की जनता से फिर मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, प्रवक्ता लोग कर सकते हैं। मैं नेता विरोधी दल की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं। मैं पूरा प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि जब तक ये महामारी खत्म न हो, सरकार जो निर्णय लेती है उसके निर्णयों का पालन करे और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जो असहाय है, बेबस है, लाचार है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, दवाई नहीं है, उनके बच्चों को दूध के लिए होता नहीं है, उनको भोजन, राशन, दूध, बिस्कुट दे करके उनको जिलाने का काम करें। और इस मामले में भी ये भी सरकार का सहयोग ही हुआ, पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। और जब तक ये महामारी रहेगी और गरीब आदमी भूखा न रह जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता काम करते रहेंगे और सरकार जैसा सहयोग चाहेगी हम सहयोग उनको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राम गोविंद चौधरी जी, ई प्राइम कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम बातें उन्होंने कही, बार बार उन्होंने ये दोहराया कि सरकार जैसा सहयोग लेना चाहती है विपक्ष वैसा सहयोग करने के लिए तैयार है। अलबत्ता उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि सरकार किसी का सहयोग और सुझाव लेना नहीं चाहती है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेना चाहते हैं। ब्रेक के उस पार ई प्राइम कॉन्क्लेव में कुछ और राजनेता होंगे, कुछ और विशेष मेहमान होंगे जो वर्तमान परिस्थिति और भविष्य की चुनौतियों पर तमाम सवालों के जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।